हेलो हेलो हेलो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है शौर्य 1.0 2025 बैच के अंदर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बच्चों, ये लेक्चर किसी कारणवश आपको रिकॉर्डेड मुझे प्रोवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई काम कैसे भी हो, आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी क्लास कैंसिल होती, इससे अच्छा कि आप एक रिकॉर्डेड सेशन में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने इस कोर्स को, है ना। तो इसलिए ये रिकॉर्डेड सेशन में लेकर के आया हूं। आज है लेक्चर नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। लेक्चर नंबर 1 जो था, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिट्स को पढ़ा था, हमने जितनी भी फोर्सेस होती हैं नेचर में उसको पढ़ा था, फंडामेंटल लॉज को पढ़ा था, है ना। और यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी और बातें भी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, जो कि क्लास यूट्यूब पर भी हुई थी और साथ ही साथ वो ऐप पर भी चली थी, है ना। तो दोनों उन क्लासेस का जो लेक्चर नंबर 1 रहा है, जिसके अंदर हम लोग यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके थे, उससे फर्दर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में, ठीक है जी। तो आपने देखा कि यूनिट्स के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करी थी। आज भी हम बहुत सारे यूनिट्स के सवालों की प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, डायमेंशंस के सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। और भाई इतना ही नहीं, मैं तो आपको सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ ही साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र यानी रिस्पेक्टेड विक्रांत सर भी इस बैच के अंदर आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। तो उनका लेक्चर जो होने वाला है वो मंडे को होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पहले भी क्लास में बताया गया था ये, कि अपन 2 लोग मिलकर के आप लोग की फिजिक्स की तैयारी करवाएंगे, बिकॉज फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिजिक्स को हल्के में नहीं लेना बेटा। 25 सवाल एवरेजली फिजिक्स के पूछे जाते हैं और 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो 100 मार्क्स बनते हैं, ना। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 25 सवालों का मतलब हो गया, इनटू में 4 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 100 मार्क्स की फिजिक्स आती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये कभी कभी कुछ कम, कभी कुछ ज्यादा भी चलता है, लेकिन 100 एवरेज मान करके हम लोग चलते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आपने खास ध्यान रखना है कि भाई फिजिक्स को नजरअंदाज नहीं करना। यहां पर फिजिक्स वाला की तरफ से 2 टीचर्स मिल करके आपको फिजिक्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं आपको सारी थ्योरी करवाने वाला हूं, प्लस उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और अलग से प्रैक्टिस सेशन जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, विक्रांत सर आपके बीच में आएंगे और सारे सवाल जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर आए हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डीपीपीज आपको दी जा रही हैं डिस्कस करने के लिए, डीपीपीज भी करिए, उनके सॉल्यूशंस भी देखिए, और साथ ही साथ टेस्ट भी आएंगे तो टेस्ट के भी कोई सवाल आपने छोड़ने नहीं है भाई। जितने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी फिजिक्स आपकी होती चली जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने इस बार इस शौर्य बैच के अंदर स्पेशल बात यह है कि हमने फिजिक्स के लेक्चर्स को डबल कर दिया है। आप पिछला कोई भी शौर्य बैच उठा करके देखेंगे तो 17, 18 या 20 लेक्चर ही शौर्य के अंदर दिए गए थे फिजिक्स के, लेकिन इस बार 40 के आसपास लेक्चर हैं हमारे पास टोटल, 40 के आसपास, यानी सीधा सीधा डबल कर दिए गए हैं। बिकॉज वी वॉन्ट दिस यू टू अंडरस्टैंड दैट फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट। एनडीए के लिए फिजिक्स बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो इसलिए फिजिक्स को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि हमने यहां पर कमर कस ली है कि भाई हम प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पूरी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा बीच बीच में, और मेन प्रैक्टिस सेशन जो लेने वाले हैं वो विक्रांत सर लेने वाले हैं, ठीक है ना। और मंडे के मंडे उनकी क्लास हुआ करेगी। जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उससे नेक्स्ट मंडे सर आकर के आपके बीच में करीब 25-30 सवालों को डिस्कस करेंगे। तो भाई कोई सेशन मिस नहीं करना आपने, बिकॉज मैं चाहता हूं सभी बच्चे हैशटैग लगा करके और यहां पर लिखें फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। फटाफट से अभी उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास के साथ, ठीक है ना। तो भाई फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम डायमेंशंस के बारे में जानेंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर सवाल रहते हैं, है ना। इनको भी हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो यार, आपको ध्यान होगा, यस हम लोग पढ़ने वाले डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपको ध्यान होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल होती हैं और इन्हीं से मिला करके सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना, कि जो नाम है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनोसिटी, इन सबके सिंबल ये होते हैं। ये स्लाइड आपने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखी थी, है ना। आपको इसके यूनिट भी बताए गए थे कि मास की यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, केजी, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, करंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, है ना, और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। याद है ना।
ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा डायमेंशन की। ठीक है, देखो डायमेंशन क्या चीज होती है, व्हाट इज अ डायमेंशन। देखो डायमेंशन फॉर्मूला देख करके एक बच्चे को यह आइडिया लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है ना वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है और उनके स्क्वायर्स पे डिपेंड कर रही है, यानी उनकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, ये आइडिया लगता है। मतलब ये जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन्हीं से मिलाकर के सारी क्वांटिटीज बनी है, इतना तो समझते हो ना भाई। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलाकर के ही तो सारी क्वांटिटियां बनी है ना, हजारों बनी हुई है। क्या बात सही है कि नहीं, कि भाई लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया बन जाता है, लेंथ को लेंथ और लेंथ से 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाती है, हाँ या ना। ये सभी क्वांटिटी से मिलकर के ही तो बाकी क्वांटिटीज बनी है, यस और नो, यस और नो। तो भैया ये जो बाकी की क्वांटिटीज बनी है वो इन फंडामेंटलों पर कैसे डिपेंड है, स्क्वायर पे डिपेंड है, क्यूब पे डिपेंड है, या माइनस की पावर पे डिपेंड है, या रूट पे डिपेंड है। अरे भाई किस पे डिपेंड है, क्या क्यूब रूट पे डिपेंड है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली, ये कैसे पता चलेगा, ये डायमेंशन की शक्ल देख के पता चलेगा। तो अभी हम थोड़ी देर में डायमेंशन करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या शक्ल बन रही है डायमेंशन की। उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो फंडामेंटल पर किस प्रकार से डिपेंड करती है, मास के स्क्वायर पे डिपेंड है, कि लेंथ के क्यूब पे डिपेंड है, कि टाइम की पावर -2 पे डिपेंड है। ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी बस थोड़ी सी देर में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इन सभी 7 क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है वो देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो मास के लिए हम जो डायमेंशन लिखते हैं वो m लिखते हैं और डब्बा बंद करना है ब्रैकेट वाला। ठीक है, लेंथ के लिए हम लोग l लिखते हैं, डब्बा बंद करना है, टाइम के लिए t लिखते हैं, डब्बा बंद करना है, करंट के लिए a लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, टेम्परेचर के लिए k लिखते हैं, कभी कभी थीटा भी लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखते हैं ब्रैकेट में, है ना, और इसके लिए कैंडेला CD लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, वैसे ये आपको कभी यूज होता नहीं मिलेगा, बाकी सब आपको यूज होते मिल सकते हैं। पूरी 11th की फिजिक्स, पूरी 12th की फिजिक्स में लुमिनस इंटेंसिटी कहीं यूज नहीं होता, लेकिन हाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में इसका नाम जरूर आता है, इसलिए इसको बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ डायमेंशंस दिखाता हूं, कुछ डायमेंशन फॉर्मूले दिखाता हूं। देखो भाई ये जितनी भी लिस्ट आपके सामने आ रही है ये एक बार में याद होने वाली चीज नहीं है, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम याद होती हैं। यानी जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाओगे चैप्टर द चैप्टर पूरे होते जाएंगे, टॉपिक द टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस चलती जाएगी, आपको ये सब देखने को मिलेगा। मैं कुछ स्टार मार्क भी यहां पर करूंगा कि वो वाले डायमेंशन तो आपने याद कर ही लेने हैं, आज ही याद कर लो तो अच्छा है। कुछ ऐसे मैं यहां पर स्टार मार्क कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, लेकिन पहले इसको समझा दूं कि चीजें बनी कैसे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्या आज याद हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्या एक हफ्ते में याद हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्या एक महीने में याद हो जाएंगे, नहीं होंगे। सर क्या 4 महीने में याद हो जाएंगे, हाँ भाई तब तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम आपने इसको याद कर लेना है। 1 पेज का नहीं है बेटा, 2 पेज का है, कहीं आपको हल्के में लग रहा हो ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं सारे ले आया, जितने भी होते हैं, जितने भी आपको पढ़ने हैं 11th और 12th में, मैं सारे आपको एक ही साथ लेकर के आ गया। इसी प्रकार से चैप्टर दिया गया है 11th क्लास के अंदर भी। अगर आप फिजिक्स की किताब खोल के देखोगे तो आपको ये सब दिया हुआ मिल जाएगा। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, है ना, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने चैप्टर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था फर्क नहीं पड़ता, आपको एनडीए की तैयारी के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, खैर देखते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हर बच्चा जानता है कि भाई एरिया निकालने के लिए 2 लेंथ क्या करी जाती है, आपस में मल्टीप्लाई कर, किसी भी चीज का एरिया निकाल लो यार, किसी भी चीज का एरिया निकाल लो, आपको 2 लेंथ आपस में क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे विच इज लेंथ का स्क्वायर। भाई ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है, अरे ब्रेड्थ माने चौड़ाई, वो भी तो लेंथ ही है, बस ऐसे नापी जा रही है। अच्छा और हाइट क्या होती है, हाइट भी तो लेंथ ही है, बस वो ऐसे नापी जा रही है। अच्छा डेप्थ क्या होता है, डेप्थ भी तो लेंथ ही है, बस वो ऐसे नापी जा रही है। अरे जो नीचे लेंथ नापी जाएगी उसे डेप्थ कह देंगे, जो ऊपर नापी जाएगी उसे हाइट कह देंगे, जो ऐसे नापी जाएगी उसको चौड़ाई कह देंगे, ऐसे नापी जाएगी उसे लंबाई कह देंगे। है तो सारी लेंथ ही, तो लेंथ से लेंथ ही क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है। बोलो हाँ या ना। अच्छा दूसरे पर आ जाओ, वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है एरिया इंटू हाइट। अब एरिया के लिए एल स्क्वायर पहले से था, हाइट वाला एल और आ गया यानी लेंथ आ गई, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या बन गया, एल क्यूब बन गया। देख लो आपके सामने, क्या समझ में आया। अगला देखो डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे में वॉल्यूम। तो मास के लिए क्या आता है, एम आता है, और वॉल्यूम के लिए क्या आता है, एल की पावर 3, लेकिन नीचे आएगा। मतलब ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है,
मास ऊपर आया और बटे में वॉल्यूम यानी एल क्यूब नीचे आया, एल ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ml-3। ये देखो लिखा हुआ ml-3। क्या फील आ रही है जो मैं बता रहा हूं? तो इस तरीके से फॉर्मूले क्या सारे एक ही साथ याद हो जाएंगे क्या? नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, क्या फॉर्मूले के बिना डायमेंशन लिख पाओगे? नहीं। तो सर फॉर्मूले क्या याद करने पड़ेंगे? जी हां। क्या एक बार में हो जाएंगे? जी नहीं। कितना समय लगेगा? बहुत समय लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन मैं जो स्टार मार्क करके जाऊंगा उनको याद करने में आपको समय नहीं लगाना, वो आपको तुरंत याद करने हैं, क्योंकि वो आपको पेपरों में देखने को मिलेंगे, डीपीपी में देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स में देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस में देखने को मिलेंगे, टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो मैं स्टार मार्क करके जाऊंगा वो तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है भाई? फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। 9th क्लास में पढ़ी थी आपने, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कर रहे हैं यानी लेंथ अपॉन में टाइम कर रहे हैं, तो लेंथ नीचे है टाइम ऊपर है, तो LT-1 हो गया। देख लो LT-1 लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज यानी डेल्टा वी अपॉन में टी। तो वेलोसिटी तो LT-1 हो गया, टाइम एक और नीचे है, टी ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? T-2 बन जाएगा, यानी LT-2 आ गया। देखो टी ऊपर चला गया, T-1 पहले से था, ये टी ऊपर चला गया, क्या बन गया? LT-2 बन गया। तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ इसमें से याद होने चाहिए, ठीक है। मैं मार्क कर रहा हूं कि कौन कौन से याद होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखो भाई, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इंपल्स, सरफेस टेंशन, टॉर्क, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, हीट कैपेसिटी, चार्ज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब पूछे हुए हैं बेटा कहीं ना कहीं, ये सब कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो जितने मैंने स्टार मार्क करे लगभग आधे कर दिए होंगे मैंने इसमें से, है ना। जितने दिए होंगे लगभग आधे कर दिए होंगे मैंने, है ना। तो ये आधे तो आपको करने हैं, ठीक है। मैं इनमें से कुछ की प्रैक्टिस भी बेटा आपको करवा रहा हूं, अभी देखते जाओ देखते जाओ। देखो सबसे पहले सोचो डिस्टेंस की बात। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? डिस्टेंस होता क्या है? सर डिस्टेंस तो लेंथ होता है, डिस्टेंस तो एक टाइप की लंबाई ही है, तो फिर इसका डायमेंशन क्या बना? इसका डायमेंशन बना एल। बोलो हाँ या ना। नंबर 2 पर आओ, डिस्प्लेसमेंट की बात करो। डिस्प्लेसमेंट की बात करो भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये होती है शॉर्टेस्ट पाथ, है ना भाई, शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये भी लेंथ ही है, ये भी लेंथ ही है। डायमेंशन क्या बना? एल ही बना इसका। बोलो हाँ या ना। नंबर तीन है जी स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अरे हाँ या ना बोल दो यार, सबको पता ही है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या आएगा बेटा? लेंथ आएगा, टाइम के लिए क्या आएगा? टी आएगा, क्या बन गया? LT-1 बन गया। हाँ या ना बोलो। नंबर 4 वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है जी? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और टाइम टी है, तो क्या बन गया? LT-1 बन गया। देखो कईयों के डायमेंशन सेम आएंगे तो क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सेम क्वांटिटियां हैं। भाई डायमेंशन का सेम आने का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो सेम क्वांटिटीज है, वो अलग अलग क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। देख लो आप, डिस्टेंस भी अलग, डिस्प्लेसमेंट, क्या ये दोनों एक ही बात होती है कि नहीं? डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, स्पीड अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है, लेकिन डायमेंशन सेम आ सकती है, डायमेंशन सेम आ सकती है, ठीक। 5th एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? ये होता है वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी का चेंज है यानी वेलोसिटी ही है ऊपर, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? नीचे लिखा हुआ देखो LT-1, और डिवाइड में भी टी है, ये टी ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? LT-2 बन जाएगा। कोई दिक्कत? छठे पे आ जाओ। छठा है जी मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv होता है। कुछ कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ कुछ बच्चों को याद होने में कठिनाई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम फॉर्मूले याद होंगे, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हम लोग चीजों को सीखेंगे, अपने आप फॉर्मूले याद होते जाएंगे, आप अपने आप बनाते चले जाओगे। फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं ना, आगे का काम आपने खुद करना है। फॉर्मूला तो मैंने आपको दे दिया कि P बराबर mv है। अब आगे आप सोचो क्या करें। मास के लिए आएगा बेटा m, और वेलोसिटी के लिए क्या आया था? अभी LT-1 आया था कि नहीं आया था? तो LT-1 सबको जोड़ के लिख दो, क्या बन गया? ये बन गया MLT-1। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, क्या बन गया? MLT-1। सही है। 7th फोर्स।
फोर्स, अब कोई भी फोर्स हो सकती है भाई, नॉर्मल हो सकती है, टेंशन हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है, वेट फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। एनी फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना बोलो यार, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या लगता है, m लगता है, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लगता है, lt माइनस टू लगता है। देखो लिखा हुआ lt माइनस टू, जोड़ दो क्या बन गया, mlt माइनस टू बन गया। बोलो हाँ या ना, क्या बन गया बेटा जोड़ के, mlt माइनस टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है, आपने इसको करना ही करना है। समझ गए। नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 है बेटा वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है, अभी अभी देखा, mlt माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए L होता है LL मल्टीप्लाई L स्क्वायर हो गया, क्या बन गया ये, ML स्क्वायर T माइनस टू। सही है, ML2 T माइनस टू, बहुत सिंपल। L और L मिलके क्या बन गया, L स्क्वायर बन गया, और T माइनस टू तो था ही पहले से, कोई दिक्कत तो नहीं। नंबर 9 काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला याद है, कोई बात नहीं, नहीं याद तो फॉर्मूला मैं दूंगा आपको, फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। इधर आ जाओ, हाफ तो एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं हो सकता भाई, कोई चीज नापी जाए तो उसका डायमेंशन हो ना, जो नपी ना पाई है उसका डायमेंशन कैसे होगा। सोचो यार, हाफ एक कांस्टेंट है कि नहीं, तो हाफ का डायमेंशन नंबर का डायमेंशन नहीं हो सकता कभी भी, समझ गए ना भाई, ध्यान रखना। अब ये मास है, मास का डायमेंशन होता है m, और वेलोसिटी होती है बेटा lt माइनस वन, और उसका भी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 आके यहां भी मल्टीप्लाई, 2 आके यहां भी मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ml2 t माइनस टू। सही है कि नहीं। अब आप कहोगे सर इसका डायमेंशन तो सेम है, तो क्या हो गया, सेम है तो ये दोनों क्वांटिटीज लेकिन अलग अलग है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, ऑल एनर्जीज मस्ट हैव दिस डायमेंशन, ये बात तो सही समझते हो कि नहीं। सारी एनर्जियों की डायमेंशन यही होगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे केमिकल, सारी एनर्जीज ml2 t माइनस टू ही होगी, ठीक है ना। और वर्क भी क्या है, ml2 t माइनस टू। एक और चीज आपको दिखाता हूं, जादू, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा r क्रॉस f, यानी रेडियस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, फोर्स के साथ, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस एक लेंथ ही तो है, अरे रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, लंबाई ही तो होती है रेडियस एक टाइप की, है ना। तो रेडियस इज L, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है mlt माइनस टू। अरे हाँ या ना बोल दो, LL मिलके क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया, ये देख ml2 t माइनस टू। अब इसका मतलब ये कि टॉर्क और वर्क सेम बात है, नहीं, टॉर्क और एनर्जी सेम बात है, नहीं, डायमेंशन के सेम होने से कुछ नहीं होता यार डायमेंशन के सेम होने से कुछ नहीं होता, ठीक है ठीक है, डायमेंशन के सेम होने से कुछ नहीं, ऐसा मत समझना कि डायमेंशन सेम है तो मतलब चीज एक ही होगी ना, ऐसा नहीं है। 11 एंगुलर मोमेंटम, हाँ जी, क्या सीन है इसका, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कौन सा होता है, P, है ना। तो R क्रॉस P ऐसे लिखते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम को L लिखते हैं, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ऐसे लिखते हैं इसको। तो रेडियस है तो भाई लेंथ यानी L होगा, और मोमेंटम क्या होता है, अभी अभी देखा था mlt माइनस वन। दिखाऊं पीछे दिखाऊं, ये देख क्या है मोमेंटम, mlt माइनस वन, दिखा क्या, देखा mlt माइनस वन, जोड़ दो क्या बन गया m L स्क्वायर t माइनस वन। ये होता है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। क्या इस तरीके से सभी का निकाल रहे हुए, निकाल सकते हो, कर सकते हो ना। और करा देता हूं, नंबर 12 प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया, सही है। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस टू, और एरिया का होता है L स्क्वायर। तो एक L से एक L उड़ गया, ये वाला L ऊपर जाएगा, तो ml माइनस वन टी माइनस टू, हाँ या ना बोल दो, ml माइनस वन टी माइनस टू, हाँ या ना बोल दो, कोई दिक्कत, एक L से एक L उड़ गया, ये वाला L ऊपर जाएगा, L माइनस वन हो गया, बहुत सिंपल है यार, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। 13 नंबर पे आ जाओ, 13th डेंसिटी ले लो। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास बटा में वॉल्यूम। मास क्या है, मास m है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है L क्यूब। ये भाई ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ml माइनस थ्री।
ml-3, ये डेंसिटी है, कोई दिक्कत, ml-3 है ना। और ले लो 14, हाँ आ जाओ, सरफेस टेंशन सारे इंपॉर्टेंट करवा दूंगा भाई जितने भी हैं। सरफेस टेंशन ये होता है बेटा फोर्स अपॉन में लेंथ। सर फॉर्मूले कैसे याद होंगे इतने सारे, कौन कह रहा है आज ही याद करने के लिए, ऐसा कौन कह रहा है कि आज ही याद करो, धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम याद होते जाएंगे भाई, टेंशन ना ले। फोर्स का डायमेंशन होता है ml2 mlt-2 और नीचे लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया, क्या आ गया बेटा mt-2 आ गया, mt-2 आ गया, कोई दिक्कत 15 कॉन्स्टेंट्स का बाद में करवाता हूं, एक और लो पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं इसको, और ये होता है m इंटू आर स्क्वायर, माने रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं। तो m से आया मास, मास का डायमेंशन होता है m, और रेडियस होता है लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर कर रहे हैं, क्या बन गया ml की पावर 2। बस कोई टेंशन। जितने डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई ये सारे आपकी कॉपी में होने चाहिए, सबके नोट्स आपने बनाने हैं, समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, हल्के में नहीं लेना। हैशटैग लिखा फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, तो भाई फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, एनडीए के लिए फिजिक्स बहुत जरूरी है यार, ठीक है। तो आपने इस बात को नहीं भूलना, दोहराते रहना है कि फिजिक्स जरूरी है। आओ कुछ कॉन्स्टेंट्स की चर्चा कर लें, जैसे एक कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सभी ने सुना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे कहते हैं कैपिटल जी, ठीक है ना। एक होता है क्या नाम है उस कांस्टेंट का, प्लांक्स कांस्टेंट, इसे डिनोट करते हैं एच से, 18। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे डिनोट करते हैं इससे, है ना, विस्कोसिटी, इसको ईटा से कर लो, ईटा से, किसी किसी किताब में सिग्मा से भी करते हैं, है ना, और जनरली इसको ईटा से करते हैं, ये वाला सिंबल होता है ईटा, ठीक है ना। अच्छा, कांस्टेंट ग्रेविटेशन वाला हो गया, प्लांक हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, और सोचता हूं हाँ, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। 20 और कोई कांस्टेंट, चलो थोड़े से साउंड वाले देख लेते हैं, है ना। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एम्पलीट्यूड, है ना, और टाइम पीरियड, है ना, और एक होता है वेव नंबर, और फ्रीक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, वेव नंबर हो गया, वेव वेलोसिटी तो वेलोसिटी कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कौन सा इसमें, हाँ बिल्कुल इंटेंसिटी, ये लुमिनस इंटेंसिटी नहीं है बेटा, इंटेंसिटी दूसरी वाली है, डेसिबल में जो कैलकुलेट होती है ना वो है ये, आवाज की, साउंड की इंटेंसिटी होती है ना, डेसिबल में कैलकुलेट, वो इंटेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। ओए हाँ, एक तो रह गया, ओ हो, एक एक्स्ट्रा करके लिख लेना भाई, यहां कहीं एक एक्स्ट्रा करके लिख लेना, है ना, 9 है ना, ये 9.5 करके लिख लो इसको, 9.5 करके, पावर, ये कैसे रह गया, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन अपॉन में टाइम, या एनर्जी अपॉन में टाइम, एक ही बात है, वर्क डन बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम बोलते हैं। तो वर्क डन क्या है, ये रहा वर्क ml2 t-2, और नीचे एक और t है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ml2 t-3, ml2 t-3, ठीक है। चलो हाँ जी, आ जाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है ना। आओ देखो मेरे साथ साथ निकालना,
ये फॉर्मूले में आता है Gm1m2/r²। कहां पढ़ा था ये फॉर्मूला? क्लास 9वीं में पढ़ा था। दो मास के बीच में डिस्टेंस r है तो उस पर फोर्स लगती है F, और यहां पर एक कांस्टेंट लगता है G। तो इस फॉर्मूले का ये पार्ट है, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट किस फॉर्मूले का पार्ट है? ये है E = h न्यू। ये न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, इस न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है ना, E मतलब एनर्जी, E है एनर्जी, ये एनर्जी है, ठीक है। बाकी आप इन सबको तो जानते हो, फोर्स है, मासेस है, ये डिस्टेंस है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आता है इस फॉर्मूले में, F = 6 पाई ईटा RV। ये फोर्स है, ये नंबर है 6 और पाई, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया, रेडियस है, और ये वेलोसिटी है ना, ये स्पीड है मतलब। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये आता है इसमें, PV = nRT में। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। PV = nRT, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। नोट कर लेना इस बातों को। जो बातें मैं यहां पर लिख नहीं रहा लेकिन बोल रहा हूं, वो बातें भी आपने नोट करनी अपने नोट्स में, ठीक है। PV = nRT का मतलब ये जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें जो ये R आया हुआ है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और ये वेवलेंथ तो आप जानते हो, लैम्डा से डिनोट होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट होता है, एम्पलीट्यूड A से डिनोट होता है, टाइम पीरियड T से डिनोट होता है, वेव नंबर होता है लैम्डा बार से डिनोट, ठीक है जी। और लैम्डा बार नहीं, न्यू बार से डिनोट, इंटेंसिटी I से डिनोट कर दी जाती है, ठीक है। फॉर्मूले मैं भी बता दूंगा इसके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले इस पर आ जाओ, G। आपको इस G का क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। बहुत बढ़िया, आप एक काम करो, इस G को छोड़ के सबके डायमेंशन लिख लो। लिख सकते हो? G को छोड़ के सबके डायमेंशन। बोले तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर? फोर्स का होता है MLT - 2। बहुत बढ़िया। G का नहीं पता? हाँ नहीं पता, छोड़ दो। मास का पता है? हाँ सर पता है, M, और इसका भी क्या हुआ? M। कोई दिक्कत? और नीचे R यानी डिस्टेंस यानी लेंथ का स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना? नीचे लेंथ का स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना? बस कुछ ना करो, लेंथ का स्क्वायर वहां मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मासेस को नीचे डिवाइड कर दो। बेटा ये G क्या बन गया जरा देखो, G क्या बन गया जरा देखो। ऊपर M है, यहां LT - 2 है ना, और ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई? L² मल्टीप्लाई हो गया है ना। यहां अच्छे से लिख देता हूं इसको, L² जाके यहां मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे डिवाइड में क्या आ गया? M² है ना। नीचे डिवाइड में क्या आ गया? M² आ गया। MM मल्टीप्लाई होकर M² बन के नीचे आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या समझ में आ रहा है? अब देख, एक M से एक M कट गया, एक M ऊपर जाएगा, बन जाएगा M - 1। L 1 है, L 2 है, मिलके बन गया L³, और T की पावर -2। ये है जी G का डायमेंशन। इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से डिराइव करते हैं G के डायमेंशन को। इस तरीके से क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। आजा, E = h न्यू। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है सर? एनर्जी का डायमेंशन अभी देखा था, ML2T - 2। ये एनर्जी का डायमेंशन है। पीछे पेज पलट के देखो, मिल जाएगा। पीछे पेज पलट के देखो, मिल जाएगा ML2T - 2। और ये H है जिसका हमको नहीं पता। और फ्रीक्वेंसी पता क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होता ही 1 टाइम पीरियड है बेटा। 1 टाइम पीरियड, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टाइम जाएगा यहां मल्टीप्लाई होने, H क्या बन गया? H क्या बन गया? ML2 है ना, और T - 2 है, वहां जाके T मल्टीप्लाई होगा तो T - 1 रह जाएगा। ये करके देखो जरा, करके देखो जरा। ऐसे हवा में आंसर नहीं बोलने का, करके देखो, करके देखो। T ऊपर जाएगा -2 और +1 होके -1 रह जाएगा, तो ML2T - 1। आगे बढ़े। 6 पाई ईटा RV, इस ईटा का डायमेंशन आपको निकालना है। तो क्या करोगे? देखो ये तो नंबर है, इसको भूल जाओ, नंबरों से हमें कोई लगाव नहीं है, नंबर भूल जाओ। बचा क्या? F मतलब फोर्स। तो MLT - 2 = ईटा है यहां पे, छोड़ दे। R बोले तो लेंथ, और वेलोसिटी बोले तो LT - 1। हाँ या ना बोलो? वेलोसिटी क्या होता है? LT - 1 रख दिया। रेडियस क्या होता है? लेंथ रख दिया। दोनों को डिवाइड में ले जाओ, ले जाओ डिवाइड में ले जाओ। क्या आ गया? क्या आ गया? MLT - 2 नीचे, और L² T - 1 नीचे आ गया। ये ऊपर है, नीचे है ना। एक L से एक L कट गया, इस -1 से एक -1 कट के एक -1 जिंदा रहेगा, और ये वाला L ऊपर चला जाएगा। ये बन जाएगा ML - 1। ये वाला L ऊपर चला गया, और यहां पर T - 1 भी ऊपर ही है। ML - 1 T - 1 इज ईटा।
आया समझ में कैसे किया है? ठीक है ना, कैलकुलेशन है बेटा और कुछ नहीं। एल से एल काट दिया, एक एल ऊपर ले गए, -1 हो गया, और टी माइनस वन -1 से -1 कट गया, तो एक -1 जिंदा रह गया, वो -1 यहां पर लाके लिख दिया हमने। ठीक है, इधर आ जाओ, क्या है ये? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। लिखें? लिखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशन बताओ क्या है? पीछे लिखा हुआ है, देखो मुझे याद नहीं है तो मैं पीछे से रेफर कर रहा हूं। ml-1 T-2 लिख लूं? आपकी परमिशन है भाई, लिख लूं? फोर्स अपॉन में एरिया करके निकाला हुआ, देखो ml-1 T-2। ठीक है, ml-1 T-2। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? वॉल्यूम के लिए लिखेंगे L क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है? L क्यूब होती है, सही है। n यानी नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का डायमेंशन क्या होता है? MOL होता है यार, बताया था ना, अभी बताया था ना। नंबर मोल्स का क्या होता है? MOL। ये क्या है? गैस कांस्टेंट R, इसको छोड़ दो। और टेम्परेचर का क्या होता है बेटा? टेम्परेचर का होता है K फॉर केल्विन। हाँ या ना बोलो? आ गया ना, K फॉर केल्विन आ गया, देखो, है ना। बस कुछ ना करो यार, इसको डिवाइड में ले जाओ, खत्म हो गया, खत्म हो गया। L-1 और L की पावर 3 तो L2 हो जाएगा, है ना। -1 + 3 क्या होता है? +2। तो ये देख क्या हो गया, ये हो गया M L+2 T-2। ये जो मोल नीचे जाएगा ऊपर आके माइनस बन जाएगा, है ना। मोल -1 और जो K नीचे जाएगा वो भी ऊपर जाके माइनस, यानी K-1। ये पूरा ही डायमेंशन आ गया किसका? इस गैस कांस्टेंट का। बोल कोई दिक्कत है तो यार, बोल बेटा कोई दिक्कत है तो, है ना। समझ में आया क्या? कुछ नहीं कर रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर लिख रहे हैं, खत्म। बहुत इजी, बहुत इजी। इधर आ जाओ बेटा। वेवलेंथ एक टाइप की लेंथ ही होती है, तो डायमेंशन होगा L। टाइम पीरियड एक टाइप का टाइम ही है, तो डायमेंशन होगा कैपिटल T। फ्रीक्वेंसी होती है 1 में टाइम पीरियड, तो ये T ऊपर चला गया, क्या बन गया? ये बन गया T-1, ब्रैकेट बंद कर दो, बोलो हाँ या ना। फ्रीक्वेंसी 1 में टाइम पीरियड होती है, और टाइम पीरियड का तो T होता है, T ऊपर चला गया, T-1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर ना वेवलेंथ का उल्टा होता है, मतलब ये होता है 1/λ। तो 1/λ का मतलब 1/L, तो ये क्या बन गया? L-1 बन गया। हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना बोल दो। वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ, ठीक है। इज 1/L, तो L ऊपर चला गया, L-1 बन गया। एम्पलीट्यूड, ये भी एक टाइप की लेंथ ही होती है बेटा, तो L ही है इसका भी, ठीक है। अब इंटेंसिटी पर आते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा सा गहरा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यह फॉर्मूला है बेटा इंटेंसिटी का। एनर्जी जो गिर रही है किसी पर्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर टाइम पे, पर सेकंड कितनी एनर्जी गिर रही है किसी एरिया पर, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। आओ एनर्जी का डायमेंशन लिखें। ml2 T-2, एरिया का हो गया L2 और टाइम का हो गया T। L² से L² खत्म, T जाएगा ऊपर, क्या बन गया? ये बन गया MT-3। बोलो हाँ या ना। फॉर्मूले 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 याद होंगे, डायमेंशन रखना है और बस काटा पीटी चालू कर दो, खत्म। बोलो जी, कोई दिक्कत? आइए कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो कि स्पेशल क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशन भी देखें। जैसे थीटा, थीटा बोले तो एंगल, है ना। एंगल, एक एंगल जो होता है विच इज थीटा, वो होता है L/R। याद है फॉर्मूला ये वाला, L = R थीटा। लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, L = R थीटा, है ना। यहां से अगर मैं थीटा निकाल लूं तो वो आएगा L/R। अब भाई L भी एक लेंथ है यानी L हो गया, और रेडियस भी एक लेंथ है यानी L हो गया। अब L से L कट गया बेटा, तो थीटा क्या आ गया? थीटा का डायमेंशन क्या आ गया? कुछ नहीं आया, M0 L0 T0 लिखते हैं इसको, विच मीन्स इट इज डायमेंशनलेस। जब कोई भी डायमेंशन निकल के ना आए तो हम इसको M0 L0 T0 लिखते हैं, जो कि 1 ही होता है ना, इसका मतलब 1 ही है, 1 ही है। M की पावर 0 1 होगा, L की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 ही तो होती है, समझ गए। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 के बराबर, या फिर M0 L0 T0। यह तरीका है, यह तरीका है बताने का कि डायमेंशनलेस है। यह तरीका है बताने का कि क्या है? डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। एंगल हो गया। नंबर 2, आपको याद होगा 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है? नहीं भी याद तो भी कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो ऊपर भी LT-1 और नीचे भी LT-1, तो कट गया।
m0 l0 t0 डायमेंशनलेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक है जी, और आ जाओ, आपने एक और चीज पढ़ी थी लाइट चैप्टर के अंदर 10th क्लास में, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। एम से डिनोट करते थे इसको, ये होता था ही बटा हो। जो बच्चे मुझसे उड़ान में पढ़े हैं शायद उनको ये बात ध्यान में हो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो बेटा ये हाइट है यानी लेंथ, ये भी हाइट है यानी लेंथ, और लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो अगेन ये क्या आएगा, m0 l0 t0 डायमेंशनलेस है। फिर से बोलो हाँ या ना। 9th क्लास के अंदर एक चीज पढ़ते हैं, उसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है जानते हो? ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के साथ कंपेयर करते हैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को, वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम ऊपर भी है, मास अपॉन वॉल्यूम नीचे भी है, और मास अपॉन वॉल्यूम यानी ml-3, और नीचे भी क्या है बेटा, ml-3। अरे कटमरा, अरे कटमरा, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस थे, m0 l0 t0। समझ गए? जितने भी इस पेज पर लिखे हैं सारे के सारी स्पेशल क्वांटिटीज क्या है बेटा, डायमेंशनलेस है। ठीक है ना बेटा, ऐसी अनगिनत क्वांटिटीज होती हैं तो मैं कितनी करा दूं यार, मैंने बहुत सारी करा दी हैं। ठीक है ना, मैंने बहुत सारी करा दी है बेटा, कितनी कराऊं, अनगिनत है, कितनी कराऊं। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस मैंने बताई, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई, आपने भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की एक एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को कहते हैं पोह। पोह सर, ये पोह क्या होता है? ये होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? बहुत सिंपल सी बात है और बहुत प्यारी बात है ये, लेकिन जनरली बच्चों को पता नहीं होती। पता होनी चाहिए लेकिन नहीं पता होती, अफसोस है इस बात का। ये पता तो आपको बचपन से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको 11th क्लास में आके पढ़ना है आपने, या इंडिया की तैयारी कर रहे हो तभी पढ़ना है, नहीं, ये आपको बचपन से पता होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि कह के इसको पढ़ाया नहीं जाता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशन है किसकी, डायमेंशंस की। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। आइए समझिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है भाई कि कोई भी दो क्वांटिटीज अगर ऐड होना चाहती हैं, या वो सब्ट्रैक्ट होना चाहती हैं, या फिर वो इक्वेट होना चाहती हैं, तो चाहे प्लस होना चाहे माइनस होना चाहे इक्वेट होना चाहे, दोनों तरफ ही सेम यूनिट्स होने चाहिए। दोनों तरफ ही सेम यूनिट्स होने चाहिए, यानी यहां पर अगर मीटर है तो यहां पर सेंटीमीटर नहीं हो सकता, यहां पर अगर किलोग्राम है तो यहां पर बेटा ग्राम नहीं हो सकता, और यहां पर अगर सेकंड्स है तो यहां पर आर्स नहीं हो सकता। सेम यूनिट होने चाहिए, चाहे प्लस करना चाहो, माइनस करना चाहो, इक्वेट करना चाहो, बस इतना सही है, इतना सा ही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना, आया समझ में? ऐड करने के लिए सेम यूनिट्स होने चाहिए, माइनस करने के लिए सेम यूनिट्स होने चाहिए, इक्वल करने के लिए भी सेम यूनिट्स होने चाहिए। नहीं है तो फड्डा है भाई, कोई ना कोई गड़बड़ फंसेगी आगे जाकर के। कर तो तुम दोगे लेकिन सेंसलेस होगा, वो मतलब का नहीं होगा, वो फालतू होगा। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो मैंने यहां पर लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या सभी को इक्वेशन याद आ रही है? क्या सभी को ये इक्वेशन याद आ रही है? ये 9th क्लास की इक्वेशन है, मोशन चैप्टर की, बचपन की एकदम फिजिक्स जो आपने पहली बार पढ़ी थी वो है ये, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ये u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। ये a क्या होता है? एक्सेलरेशन। और ये t क्या होता है? टाइम, है ना। मैं सबके एक बार जरा आपको यूनिट लिख के दिखाता हूं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? वो यही तो कहता है कि इक्वल टू के लेफ्ट में जो यूनिट होगा, इक्वल टू के राइट में भी वही यूनिट होना चाहिए, और प्लस के लेफ्ट में जो यूनिट होगा, प्लस के राइट में भी वही यूनिट होना चाहिए। यही तो बात है। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वल टू के लेफ्ट में जो दिया हुआ है उसकी यूनिट क्या है? सर वेलोसिटी की यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड,
है ना। और प्लस के लेफ्ट में अगर मीटर पर सेकंड है तो प्लस के राइट में भी क्या बनना चाहिए, मीटर पर सेकंड बनना चाहिए। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की होती है सेकंड। देख सेकंड सेकंड कट गया, बोल बोल बन रहा है कि नहीं बन रहा, सेकंड सेकंड कट गया है ना। v की यूनिट मीटर पर सेकंड, u की भी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया। देख ले तेरे सामने, बोल भाई। प्लस के लेफ्ट में प्लस के राइट में सेम यूनिट के नाई, इक्वल टू के लेफ्ट में इक्वल टू के राइट में सेम यूनिट के नाई होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सही है। तो इससे यह पता चला कि ये जो इक्वेशन है ये सही हो सकती है डायमेंशंस की नजरों में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की नजरों में ये इक्वेशन सही हो सकती है। लेकिन सोच अगर मैंने तुझे इक्वेशन ऐसे दी होती, देख यहां पे, देख यहां पे, अगर मैंने इक्वेशन दी होती v इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर, क्या यह इक्वेशन फिजिक्स की नजरों में, नेचर की नजरों में, मैथ्स की नजरों में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की नजरों में, किसी की नजरों में भी सही हो सकती थी ये? आओ चेक करके देखते हैं, चेक करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है ना। लेट अस चेक दिस फॉर वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बताइए इक्वल टू के लेफ्ट में यूनिट क्या है, सर मीटर पर सेकंड है। इक्वल टू के राइट में यूनिट भी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, क्या वो है, हाँ है, हाँ है। तो ये तो बढ़िया चल रहा है, पर क्या ये पूरा बढ़िया चल रहा है क्या, देख लेते हैं। प्लस के लेफ्ट में क्या यूनिट है, सर प्लस के लेफ्ट में तो मीटर पर सेकंड है, प्लस के लेफ्ट में मीटर, तो प्लस के राइट में भी क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड ही होनी चाहिए। क्या ये है, क्या ये है, चेक करके देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का भी स्क्वायर है यानी सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर कट गया। ओ भाई मीटर पर सेकंड इक्वल टू के लेफ्ट में है और राइट में भी है, लेकिन प्लस के लेफ्ट में मीटर पर सेकंड है और प्लस के राइट में सिर्फ मीटर है। क्या ये वैलिड हुई, नहीं, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। समझे बात को, ये फिजिक्स की नजरों में इनवैलिड है, यानी ये कभी लग नहीं सकती फिजिक्स में, ये कभी लग नहीं सकती, एज अ फॉर्मूला वैलिड ही नहीं हो सकती। क्या बात समझ में आई। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको यह ताकत देता है कि आप चेक कर सकें कि यह फलानी इक्वेशन काम की है भी या नहीं, यह फलानी फलानी इक्वेशन जो है यह काम की है भी या नहीं। समझे, समझे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, एग्जांपल और देता हूं। मान लो मैंने आपसे यह कहा, मैंने आपसे यह कहा है ना भाई, अब तुम मुझ पर ट्रस्ट तो बहुत करते हो, है ना, ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते, मुझ पे करते हो ना भाई। तो मान लो आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो और मैंने तुमको बोला ओ भाई सुनो, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तुमने बोला हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर बोल रहे हैं तो सही बोले होंगे, अमृत वचन, अमृत वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। लेकिन चेक तो करके देखो कि इक्वल टू के लेफ्ट में जो है और इक्वल टू के राइट में जो है वो सेम डायमेंशन सेम यूनिट वाला है भी के नहीं, है भी के नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के तो देख, आओ लगाते हैं, आओ लगाते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, मोमेंटम है और मोमेंटम का डायमेंशन होता है mlt -1, है ना। राइट में आ जाओ, राइट में भी यही बनना चाहिए, mlt -1 ही बनना चाहिए। डायमेंशन भी इक्वल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूनिटी देखनी है, डायमेंशन को भी इक्वल करके आप देख सकते हो। तो भाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर mlt -1 बन रहा है, क्या राइट साइड पर भी बन रहा है, देख लेते हैं। मास है m और एक्सेलरेशन होता है LT -2। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। यानी ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला गलत है जी, फिजिक्स की नजरों में ये फॉर्मूला गलत है। सही बात है कि नहीं, समझ में आया ना। तो ऐसे आप किसी भी फॉर्मूले को वैलिडेट कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, एक होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। आप चेक करके बताओ S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT, ये इक्वेशन वैलिड है या इनवैलिड है, ट्राई करना, ट्राई करना। हिंट देता हूं, S मतलब डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, फिर प्लस आ गया, हाफ एक नंबर है, A फॉर एक्सेलरेशन और T फॉर अगेन टाइम, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, प्लस आ गया, फिर एक नंबर आ गया, फिर एक्सेलरेशन आ गया, फिर टाइम आ गया। आप चेक करके बताइए और कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स की। अभी पॉज करिए और आप इसको चेक करिए क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूं, आराम से देखो और चेक करो, है ना। इक्वल टू के लेफ्ट में इक्वल टू के राइट में सब ठीक है कि नहीं, प्लस के लेफ्ट में प्लस के राइट में सब ठीक है कि नहीं, ऐसे करके चेक करना, ठीक है।
चलिए देखते हैं आप लोग क्या कमेंट करते हैं फिर, है ना। चलिए कुछ प्रैक्टिस मैं करवा दूं, है ना, कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे ये सवाल है एनडीए का, पास्ट ईयर का सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस लेमडा, है ना। अल्फा एंड लेमडा आर मेजर्ड इन मीटर, मतलब बोल रहा है कि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, ठीक है। एंड टी इज इन सेकंड्स, ये जो टी है ये सेकंड्स में है, ठीक है। तो कह रहा है फिर इस बीटा की यूनिट क्या होगी, ये पूछा है आपसे। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसकी यूनिट आपको पता है, इसकी यूनिट भी आपको पता है, मीटर मीटर है। तो एक बात बताओ, जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे मीटर है तो क्या इक्वल टू के राइट साइड पर दोनों जुड़ के मीटर नहीं बनाएंगे क्या? प्लस के राइट साइड पे जब मीटर है तो प्लस के लेफ्ट साइड में दोनों जुड़ के मीटर नहीं बनाने चाहिए क्या? बनाने चाहिए। यानी मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बीटा इंटू टी मिल के मीटर बनाएंगे, हाँ या ना। बीटा मल्टीप्लाई बाय टी मिल के क्या बनाएंगे? मीटर बनाएंगे। और जो टी है वो सेकंड्स है ना। तो बीटा क्या आ गया? बीटा आ गया सेकंड्स इज इक्वल टू एम, सेकंड जाएगा नीचे तो बीटा क्या आ गया? बीटा आ गया मीटर पर सेकंड, बीटा आ गया मीटर पर सेकंड। डी इज द आंसर। कितना सिंपल था देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करना कितना आसान है, आपके सामने है। समझ गए कि नहीं, है ना। तो बीटा की डायमेंशन निकाल, देखो ना, देखो ना, दोबारा समझाता हूं। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर एक मीटर है तो इक्वल टू के राइट साइड पर भी तो ये मिला के मीटर ही बन रहा होगा बेटा है कि नहीं। तो बस इसको मीटर के बराबर लिख लिया, टाइम है ही सेकंड तो नीचे चला गया, मीटर पर सेकंड हो गया, खत्म। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक बात है कि नहीं, है ना। लो जी, एक फॉर्मूला और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है बेटा? ये वाला जी होता है ना। और इसका डायमेंशन मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया भी था, कैसे निकलता है इस फॉर्मूले से। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मैं नहीं कह रहा कि आपको ये डायमेंशन फॉर्मूले रटने हैं ना, आपको फॉर्मूला तो याद हो सकता है, उस फॉर्मूले में से तो आप जी निकाल सकते हो कि नहीं, इतना तो कर सकते हो, बस इतना करना है। फोर्स होता है क्या? एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू जी आपको निकालना है ना। मास और मास दो बार लिखा और लेंथ का स्क्वायर लिखा, लेंथ का स्क्वायर गया ऊपर तो ये बन गया ml क्यूब, है ना, t माइनस टू। और नीचे क्या है? m का स्क्वायर है, एक m से एक m कट गया, ये m ऊपर गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया m माइनस वन L3 और t माइनस टू। बोलो जी, बोलो जी, कहां है? मैच हुआ क्या? हाँ हुआ ना, बी। समझ गए, समझ गए। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल मैंने क्लास में करवाए या बाद में करवाए भाई साहब, ये सभी के सभी सवाल आप लोगों ने अपने अपने होमवर्क में रिपीट करना है। समझ गए ना। तो जो नोट्स बेटा आप लोगों ने बनाने हैं उसके अंदर आपने रिपीटिशन करना है हर एक क्वांटिटी का जो हमने आज डिस्कस करी है। ठीक है जी। आप हमें यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टा, है ना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। ठीक है जी। इसी के साथ बेटा इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब आप लोग को प्रैक्टिस सेशन मिलेगा जिसमें यूनिट्स और डायमेंशंस कंप्लीट चैप्टर का इकट्ठा एक प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा। पास्ट ईयर के सवाल लाए जाएंगे आपके बीच में और आपको सवाल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। डीपीपी करना ना भूलें, है ना। अगर डीपीपी पेंडिंग हो कोई भी लेक्चर की, वो आपको करनी ही करनी है, ठीक है ना। और भाई कमर कस लीजिएगा क्योंकि एनडीए एग्जाम पलक झपकते ही कब पास आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। ये मत समझना कि भैया हमारे पास बहुत टाइम है ना, हमारे पास 6 महीने है, हमारे पास तो 8 महीने, हमारे पास तो 7 महीने। आपको नहीं पता चलेगा कब ये टाइम निकल गया और कब एग्जाम बिल्कुल बगल में ही खड़ा होगा, आपकी दस्तक दे रहा होगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आज आपसे विदा। ठीक है जी। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।